गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक से थोड़ा सा आगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रावेस लैटिस की बात की थी और उसमें हम लोगों ने बात किया था ब्रावेस लैटिस में 4 तरीके के सिस्टम की, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। और फाइनली लास्ट दिन पर हम लोगों ने बात की थी यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, यहां तक कि हमारी आपकी बात लास्ट वीडियो में हो गई थी। आज के इस वीडियो में हम लोग अब किसी भी यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं या आयंस या मॉलिक्यूल्स, जो भी कंस्टिट्यूएंट एटम्स उनके होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके रेडियस में और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इसके विषय में बात करेंगे और इनकी प्रूविंग करेंगे। फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आज हम लोग निकालेंगे। आज के वीडियो में ये टॉपिक हम लोग आज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एल लेंथ। मगर एज लेंथ के विषय में जाने उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब कभी भी किसी सॉलिड की बात करते हैं और उस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्फीयर्स का यूज करते हैं, जिसे हम लोग स्फेरिकल मॉडल कहते हैं। जितने भी आइटम्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा कि जो सिंपल क्यूबिक है उनमें जो आइटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं केवल। अगर ये कोई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले लें हम, तो इसमें जो आइटम्स होंगे वो केवल कॉर्नर पर होंगे। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका बताया गया वो ये कि ये जो कॉर्नर्स पे आइटम होते हैं, इन्हें हम लोग आइटम या आयन या मॉलिक्यूल जो भी कह लीजिए, इन्हें हम लोग स्फीयर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्फेरिकल मॉडल। तो सबसे पहली बात, जो पहला सिस्टम आपका था, मेन 3 सिस्टम लोग लेके चलेंगे, सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड और फिर फेस सेंटर्ड। इन तीनों में एज लेंथ और इनके रेडियस में, स्फीयर के रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर सिंपल क्यूबिक, अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। हिंदी में जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर लंबाई और त्रिज्या में संबंध। तो जितना भी बेटा हमारा ये क्रिस्टल लैटिस होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो इन सबको हम लोग स्फीयर यानी गोलकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो एक जाहिर सी बात है, एक गोलक ये यहां पर हो जाएगा इस तरीके से, और ऐसे ही इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा स्फीयर यहां पे हो जाएगा। अगर हम एक फेस की बात करें कुछ ऐसे, तो इन चारों कोनों पर एक एक स्फीयर होता है, चारों कोनों पर एक एक स्फीयर जो एक दूसरे को टच करते रहते हैं, लाइक दैट, ऐसे। इस तरीके से। अब अगर हमने मान लिया कि इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल r है और यहां से यहां तक की इसकी एज लेंथ स्मॉल v है, तो उस कंडीशन में ये जो डायमीटर कह लो ये या इसकी एज लेंथ कह लो, जाहिर सी बात है d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r, r इधर और r इधर, ये दोनों मिला के d होंगे। और यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है आप लोग एज लेंथ यानी a कहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि d इक्वल टू 2r एंड दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू a। सो फॉर सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय के लिए आप ये भी कह सकते हैं r इज इक्वल टू d अपॉन 2 और a अपॉन। ये रिलेशन हो गया किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, r इज इक्वल टू d अपॉन 2 एंड a अपॉन। सरल घनीय कोशिका की कोण लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो r बराबर d अपॉन 2 या r बराबर a अपॉन 2, जहां a कोण लंबाई यानी एज लेंथ है, d दो स्फीयर्स के बीच की दूरी है, नेबरिंग एटम्स के बीच की,
और आर किसी स्फीयर का रेडियस है। ये सबसे सिंपल है, सिंपल क्यूबिक के लिए नाम ये सिंपल क्यूबिक, सरल घनी। मगर इसके बाद की अगर बात करें, फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड की बात करें हम, तो आइए पहले फेस सेंटर्ड की बात कर लिया जाए। फेस सेंटर्ड में ये जो लैटिस है आपकी, यूनिट सेल आपका, इसमें आप जानते हैं कि फेस सेंटर में क्या होता है, 8 एटम 8 कॉर्नर्स पर, और फिर एक एक एटम सारे फेस के सेंटर पर होता है। सपोज कर लीजिए हमने मान लिया ए बी सी एंड डी, और जाहिर सी बात एक एटम इस पूरे फेस के सेंटर पर होगा। अगर ये पूरा फेस है तो जाहिर सी बात है कि एक एटम कहां पर होगा, ये चारों कोनों पर एक है, पीछे वाले चारों कोनों पर एक है, और एक एटम इस पूरे फेस के सेंटर पर। तो उस कंडीशन में यानी एक स्फीयर यहां पर भी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी हो गई, क्योंकि इतने में दो स्फीयर, ध्यान समझिएगा, एक स्फीयर यहां से यहां तक और दूसरा यहां से यहां तक, और तीसरा स्फीयर फिर ये इसको भी टच करेगा। यानी जो बीच वाला स्फीयर है ये इन दोनों को टच करेगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी ही हो जाएगी। ठीक है ना। और उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल, जाहिर सी बात इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो वी नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये एज लेंथ हम लोगों ने A माना है, तो जाहिर सी बात है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A अंडर रूट 2। AC वैल्यू कितनी आ गई, A अंडर रूट 2 आ गई। ठीक है ना। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी आ गई A अंडर रूट 2। अब हमको निकालना क्या है, ये जो AC आया है किसके बराबर है, 2D के बराबर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी D है, क्योंकि इतने में दो स्फीयर हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी D है, उतने में भी दो स्फीयर हैं। ये समझने वाली चीज है। तो जाहिर सी बात है कि AC इज इक्वल टू 2D, तो आप ये कह सकते हैं 2D इज इक्वल टू A रूट 2, या ये कह लीजिए D इज इक्वल टू A रूट 2 अपॉन 2। ये डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, दो एक दूसरे के समीप वाले परमाणुओं के बीच की दूरी और कोण लंबाई में संबंध आ गया। मगर हम जानते हैं इसके बाद क्या जानते हैं कि R इज इक्वल टू D अपॉन 2, R बराबर D अपॉन 2 होता है। तो जब R इज इक्वल टू D अपॉन 2 होगा तो D की वैल्यू यहां रख दीजिए, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा D की वैल्यू A रूट 2 अपॉन 2, यानी A अंडर रूट 2 अपॉन 2, और होल डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर नीचे पूरे में रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनलाइज करने के लिए। जब रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे आपने, तो ऊपर हो गया 2, रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, और नीचे क्या गया 2 रूट 2। तो R इज इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये हो गया किसके लिए, फॉर फेस सेंटर। फेस सेंटर के लिए जब आप फेस सेंटर यूनिट से लेते हैं फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित के लिए जो रिलेशन है वो रेडियस और ए में क्या रिलेशन आया, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2, R इज इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2 आ गया। और D और A में क्या रिलेशन आया, D इज इक्वल टू A अपॉन A इंटू रूट 2 अपॉन 2 फॉर फेस सेंटर यानी फलक केंद्रित के लिए। तो दो मैंने पहले आपको बताइए, पहला मैंने बताया आपको सिंपल क्यूबिक में R इक्वल टू D अपॉन 2 या A अपॉन 2, और दूसरा आपको मैंने बताया फेस सेंटर में R इक्वल टू A अपॉन 2 रूट 2। अब तीसरा आपका आता है बॉडी सेंटर। मगर बॉडी सेंटर के विषय में तो एक बार जल्दी से इसका रिकेप कर लें फेस सेंटर के लिए, कि फेस सेंटर में मैंने बताया
इस सारे एटम्स कार्बन के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर, हमने एक फेस के सेंटर पर ये एटम ले लिया, और जाहिर सी बात है इसका मतलब ये होता है कि बेटा एक स्फीयर यहां पर, एक स्फीयर बीच में और एक स्फीयर इस किनारे पर, ये तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं। स्पेशली तीनों स्फीयर कहने का मतलब बीच वाला स्फीयर किनारे वाले दोनों को टच करता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस d हो जाएगी, यानी 2r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी d हो जाएगी आपकी। उस कंडीशन में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आपको क्या मिलती है, AC स्क्वायर इक्वल टू a 2a स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू a रूट 2, और AC की वैल्यू जब आप 2d के इक्वल रखते हैं तो d और r में एक रिलेशन आपको मिल जाता है, r इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2। अब बात आती है बॉडी सेंटर्ड की, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के कंपेयर में वो थोड़ा समझने वाला है। बॉडी सेंटर्ड में इसे रब कर देते हैं और अब आते हैं सीधे बॉडी सेंटर्ड पर। बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें बेटा, तो हम जानते हैं कि 8 एटम 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और एक एटम पूरी बॉडी के सेंटर पर होता है। 8 atoms are at 8 corner and 1 atom is at the center of whole body, कुछ ऐसे मान लीजिए। तो उस कंडीशन में सपोज कर लीजिए इसे हमने मान लिया A, B, ये C और ये D। जाहिर सी बात है एक स्फीयर यहां पर होगा, एक स्फीयर यहां होगा, एक यहां होगा, यहां पर होगा और यहां पर होगा। और सबसे पहले हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम से ये AD की वैल्यू निकालें, ऑब्वियस सी बात ये क्यूबिकल है तो सारी साइड इक्वल होगी, ये साइड A है तो ये भी साइड A होगी। तो यहां से अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मीन्स AD स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। इट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं AD इक्वल टू A अंडर रूट 2। ये वैल्यू आपकी आ गई A अंडर रूट। अब अगर C और D को आप ज्वाइन कर दें थ्रू दिस पॉइंट, ध्यान रखिएगा ये बीच में एक स्फीयर है ये, जो कि पूरी बॉडी के सेंटर पर। तो अब आपने अगर इसको ज्वाइन कर दिया और फिर से जाहिर सी बात ये भी साइड A होगी, AD आपने निकाल रखा है, तो अब ये जो ट्राइंगल आपका बना इस पे अगेन अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, इधर हम लोग यूज कर लेते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, तो यहां से देखिए CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया इस CD की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों? CD की वैल्यू अगर आ गई तो हम लोग D और फिर उससे A की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? यहां से यहां तक की वैल्यू D होगी, अभी बताया था इससे पहले फेस सेंटर में, और यहां से यहां तक की वैल्यू भी D होगी। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से यहां तक की वैल्यू, यानी CD इक्वल टू 2D के इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेंगे। CD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, AC की वैल्यू A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और AD की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है A रूट 2, यानी A रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2A स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3A स्क्वायर, यानी CD की वैल्यू जो निकली आपकी वो आ गई A अंडर रूट 3। इस CD इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, A अंडर रूट 3। CD की वैल्यू आपकी निकल आई। और जब CD की वैल्यू निकल आई तो CD की वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर होती है, ये CD 2D के इक्वल है, इसके इक्वल है 2D। यहां से यहां तक की वैल्यू D और ये वैल्यू भी D, तो आप ये कह रहे हैं सिंस CD इक्वल टू 2D, तो आप ये भी कह सकते हैं 2D इक्वल टू A रूट 3, या ये कह लीजिए D इक्वल टू
a√3/2 इज इक्वल टू a√3/2। ये डी और ए में रिलेशन आ गया। हमें रिलेशन चाहिए किसमें? ए और आर में। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोलक की त्रिज्या। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आर इज इक्वल टू d/2 होता है, तो इस पूरे का अपान 2 कर देंगे। a√3/2 इंटू 2 यानी इट इज इक्वल टू a√3/4। a√3/4 ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। ठीक है ना? तो अगर आप बॉडी सेंटर के लिए कहें तो फार्मूला क्या निकल गया? आर इज इक्वल टू √3a/4। ये रिलेशन हो गया बॉडी सेंटर की रेडियस में और एज लेंथ में। तो तीनों के विषय मैंने आपको बताया, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में और सिंपल क्यूबिक में, कि उनकी एज लेंथ और उनके जो रेडियस है उनमें क्या रिलेशन होता है, कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब ये बात यहां से आगे बढ़ती है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको भी इसी वीडियो में हम लोग कंसीडर करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं पर यूनिट सेल? दो लाइन का काम है, केवल समझने की बात है, बहुत आसान तरीका है। और इन फार्मूलों पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनकी बात हम लोग जब डेंसिटी वाला भी टॉपिक जब करेंगे तो उसमें इनके और उसके न्यूमेरिकल्स एक साथ कंसीडर करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए इसे रब कर देते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है, यह क्वेश्चन यूजुअल पूछा जाता है आप लोगों से, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। तो आप लोग जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए और बहुत आसान तरीका इसका है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, हिंदी में इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जितने भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं उनमें एटम्स कहां होते हैं? केवल कॉर्नर्स पर होते हैं। केवल कहां पर होते हैं? कॉर्नर्स पर, बाकी कहीं पर एटम नहीं होते। और किसी भी क्यूबिकल शेप की बॉडी में कॉर्नर होते कितने हैं? 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। जैसे कि ये ले लीजिए, तो ये क्यूबाइड शेप में है डेस्टलाप का, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। हर कॉर्नर पे एक एक एटम है, तो यानी 8 कॉर्नर, यानी 8 एटम मिलकर पूरा एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 8 एटम कंट्रीब्यूशन पूरा 1 यूनिट सेल। तो 1 एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8। कितना हुआ? 1/8। ठीक है, कंट्रीब्यूशन याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर्स, यानी हिंदी में कहते हैं कोनों पर परमाणुओं का योगदान। तो कोनों पर योगदान कितना है? 1/8 का। 8 मिलके 1 पूरा, तो एक कॉर्नर पे एक का कितना का कंट्रीब्यूशन हुआ? 1/8 का। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी इकाई कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कुल कितने हैं? 8, और एक का योगदान है 1/8 का, तो टोटल कितना हो गया? 1 एटम पर यूनिट सेल। 1 एटम पर यूनिट सेल, एक इकाई कोष्ठिका में एक परमाणु। ठीक है, इसे हम लोग जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जब डेंसिटी वाला फार्मूला आएगा तो वहां ये जेड लिखा जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक में कितने एटम होते हैं एक यूनिट सेल में? एक एटम। अब दूसरी बात कर लें, इसी डायग्राम में अगर हम बात कर लें किसकी? बॉडी सेंटर्ड की। तो बॉडी सेंटर्ड में मैंने बताया था कि 8 एटम 8, ये तो होता सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक। अब अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में आइए दोबारा कर लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड, इसमें 8 कोनों पर 8 एटम और एक एटम पूरी बॉडी के सेंटर पर। 8 कोनों पर 8 एटम और एक एटम कहां पर? पूरी बॉडी के सेंटर पर। तो जो कोनों पर कंट्रीब्यूशन है वो मैंने भी बताया आपको कितना होता है? 1/8 का।
और ये पूरी बॉडी के सेंटर पर है, इनसाइड। जैसे कोई एक खोखला डिब्बा ले लीजिए आप लोग, चौक वगैरह का डिब्बा जो आता है, उसके इनसाइड पूरी बॉडी का कंट्रीब्यूशन, यानी ये तो बॉडी के सेंटर पर एटम है, इसका पूरा कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? 1 का। ठीक है ना? तो यहां पर कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 यानी 1, और कंट्रीब्यूशन एट सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी ये पूरा 1 का, यानी कोनों पर योगदान 8 गुणे 8, 1/8 यानी 1 का, और पूरे काय के, हिंदी में कहते हैं काय केंद्र, इस पूरी काय के केंद्र पर जो योगदान है वो कितने का होता है? पूरा 1 का होता है। तो इसलिए टोटल आइटम कितने हो गए? सो टोटल आइटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए? 1 + 1 यानी 2। तो जब आप बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो उसमें टोटल आइटम कितने होते हैं? 2 होते हैं। फेस और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। और अब बात आ जाती है, बात करने फेस सेंटर्ड की। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितने होते हैं बेटा? उनमें फेस सेंटर्ड में सारे जितने कॉर्नर होते हैं उन पर एक एक एटम होता है, और साथ ही साथ एक एक एटम हर फेस के सेंटर पर होता है। आप जानते हैं टोटल 6 फेस होते हैं, तो 8 एटम तो 8 कॉर्नर पर, ये 8 हो गए, और एक एक एटम हर फेस के सेंटर पर। इस तरह से 6 है ना। और याद रखिएगा, तो कोनों पर तो आप जानते हैं जो योगदान है वो 8 गुणे 1/8 का, मगर जब फेस के सेंटर पर आप आते हैं तो पूरे फेस को जब वो सेंटर पे आइटम आता है उसे कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में। इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितने को हो जाता है? 1/2 का। कितने का कंट्रीब्यूशन? 1/2 का। तो याद रखिएगा कि कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर यानी कोनों पर योगदान 8 गुणे 1/8, 8 आइटम है और 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1 हो गया। और कंट्रीब्यूशन एट फेस सेंटर यानी हिंदी में कहते हैं फलक केंद्र, हर फलक के केंद्र पर योगदान कितने का? टोटल कितनी फलक है? 6 फेसेस, 6 फलक, और कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/2 का। 2 से काट दो तो 2 3 6, 2 3 6। तो टोटल आइटम कितने आ गए बोलिए? टोटल